बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 जो कि सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 है उसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करने के लिए दो ब्रांचेस बनाई गई थी, जिसमें एक ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक है और दूसरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का नाम लें, इलेक्ट्रिसिटी इट इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक and number 2 electrodynamic। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज को रेस्ट हालत में स्टडी करते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरीके से करते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्ज एट रेस्ट। The branch of physics in which we study the charge एट रेस्ट। और यही हमारे इस चैप्टर का नाम है और इसके अंदर हमने पूरे चैप्टर के अंदर चार्ज को रेस्ट हालत में स्टडी करना है। जबकि दूसरी ब्रांच इलेक्ट्रोडायनामिक है। इलेक्ट्रोडायनामिक नेम से ही पता चल जाता है कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज को मोशन की हालत में स्टडी करेंगे। ये अब चूंकि अभी हमारी इस चैप्टर की डिस्कशन नहीं है तो उसको हम डिटेल से नहीं देखते, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर ही रहते हैं। अब बेटे अगर बात की जाए कि चार्ज क्या है, चार्ज के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, चार्ज किसको बोलते हैं, तो आइए हम चार्ज के बारे में जानते हैं। चार्ज, दो तरह के चार्जेस जो हैं वो रूटीन में हम लेते हैं। एक तरह के हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस और दूसरी तरह के नेगेटिव चार्जेस। जितने भी मादा हैं, मादा की जितनी किस्में हैं हमारी कायनात में मौजूद हैं, वो तमाम की तमाम पार्टिकल से मिलकर बनी है। एटम्स उसका बेसिक बुनियादी ज़र्रा है, उससे मिलकर बनी। अगर हम इसको देखना चाहें कि किसी मादा के ऊपर किस किस्म का चार्ज होगा, तो उसके लिए हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आप एक कंघी लें और खुश्क बालों में उसको बार बार जो है वो फेरते जाएं। फिर आप उस कंघी को पेपर के छोटे छोटे पीसेस कर लें, उसके करीब लेके जाएंगे तो उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। इट मीन्स टू से कि उस कंघी के ऊपर एक किस्म का चार्ज आ चुका है। चार्ज के बारे में जो कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है और फिजिक्स जिसके ऊपर बिलीव करती है बेटे, वो ये है कि मादा न्यूट्रल होता है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर होती है। लेकिन अगर हम किसी तरीके से उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लें, यानी नेगेटिव चार्जेस को बाहर निकाल लें, तो उस मादा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। या किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को उस मादा में दाखिल कर दें तो उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी सारे का सारा कमाल उन नेगेटिव चार्जेस की मूवमेंट पर है। वही कंघी एक्चुअली में क्या है कि जब आप उसको बालों में रगड़ते हैं तो रगड़ की वजह से उसके ऊपर चार्ज जो है वो आ जाता है। इसी तरह अगर आप एक वूल कपड़ा उसका लें और एक
ग्लास रॉड को उसके साथ रगड़ें तो आप फील करेंगे कि उस ग्लास रॉड के ऊपर भी चार्ज आ गया। ग्लास रॉड चूंकि सख्त है, हार्ड है, और वूल में से वो इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है, तो वूल के ऊपर भी चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और रॉड के ऊपर चूंकि इलेक्ट्रॉन मुंतकिल हो चुके हैं तो रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो अब हम कन्वेंशन के लिए इसको इस तरह समझ लेते हैं कि नेगेटिव चार्जेस की वजह से किसी बॉडी से नेगेटिव चार्ज का निकल आना, तो पीछे पॉजिटिव चार्ज कसरत में हो जाएंगे तो उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जिस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहलाएगी। फर्ज करें कि आप एक रोड के ऊपर जो है वो चलते हुए जा रहे हैं, तो रोड के ऊपर कहीं पर नेगेटिव चार्ज बिखरे हुए थे और आपके पांव के साथ कुछ नेगेटिव चार्ज चिपक गए, तो अब आपकी बॉडी भी चार्ज बॉडी कहलाएगी, यानी आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज कंसिडर किया जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि मॉडर्न साइंस हमें यह भी बताती है कि ये पार्टिकल खुद भी सब पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, तो ये मजीद भी डिवाइड किए जा सकते हैं, लेकिन वो सब डिवाइडेड पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर इंडिपेंडेंट कोई चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है तो वो यही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इंडिपेंडेंट जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब हम इस कॉन्सेप्ट को आगे की तरफ लेके चलते हैं और हम इसके अंदर कंडक्टर और इंसुलेटर की क्लासिफिकेशन इसी की बेस पर करते हैं। तो बेटे हमारे पास जो मटेरियल्स हैं वो दो तरह के होते हैं। हम इन मटेरियल्स को इस तरह से लिखते हैं, मटेरियल्स there are two kinds. Number one, conductor and insulators. Conductors are those materials through which electrons or charge carriers can flow easily. उसको हम कंडक्टर बोल देते हैं, यानी ऐसे मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रॉन आजादाना मूव कर सकें एक किनारे से दूसरे किनारे तक, उसको हम कहते हैं कि ये चूंकि चार्ज को कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है, तो इस मटेरियल का नाम कंडक्टर है। एंड इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स दैट कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द मटेरियल टू अनदर पोर्शन ऑफ द मटेरियल, तो उसको हम बेटे इंसुलेटर का नाम दे देते हैं। हम इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं कि कंडक्टर्स के अंदर मौजूद एटम्स और मॉलिक्यूल्स स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते। उसके अंदर उसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इजीली एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इस वजह से उसको कंडक्टर कहा जाता है। जबकि इंसुलेटर के अंदर ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक आजादाना इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द इंसुलेटर्स। फिर इसके लिए बेटे ये इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बारे में हम एक राय कायम कर लेते हैं। फिर हम कुछ चार्जेस के बारे में बात करते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इन चार्जेस के दरमियान में कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होती है। उस फोर्स को इस तरह से फील किया जाता है कि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, जबकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम इसके लिए ये कॉन्सेप्ट ऑन द बेस ऑफ फोर्स बनाते हैं कि इन चार्जेस के दरमियान में फोर्स भी पाई जाती है। और वो फोर्स किस तरह से होती है कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि ऑपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम एक गोल्डन लाइन लिखते हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि
लाइक चार्जेस, लाइक बोलते हैं एक जैसे चार्जेस, रिपेल ईच अदर, जबकि अनलाइक चार्जेस attract each other. एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल और ऑपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है। अब इन फोर्सेस की अहमियत और इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि हम अगर ऑब्जर्व करें कि इस चार्जेस के दरमियान में ही फोर्स है जिसकी वजह से एक एटम कॉन्स्ट्रक्ट होता है। मसलन अगर आप एक एटम की बात करें कि एक एटम क्यों इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, उसकी रीज़न है कि उसके न्यूक्लियस में मौजूद पॉजिटिव चार्जेस जो कि गुठली की तरह है और उसके गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्जेस हैं, इनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है जिसकी वजह से एक एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। फिर एटम को जब उनके दरमियान में यही फोर्स एग्जिस्ट करती है तो एक मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होता है, मसलन हाइड्रोजन। फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो एक मॉलिक्यूल बनाता है। इस तरह से उस तमाम मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इस तरीके से बॉन्ड बनाती चली जाती है कि इवन दैट कि हमारी पूरी बॉडी जो है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रिजल्ट में होल्ड कर रही है। अगर कुदरत की ये फोर्स जो चार्जेस के दरमियान में है अगर ख़त्म हो जाए तो मॉलिक्यूल जो आपस में बॉन्डिंग बना के बैठे हुए हैं ये भी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह एटम ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी सारी की सारी बॉडी जो है वो डीकम्पोज्ड हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी, फना हो जाएगी। तो ये फोर्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फोर्स के बारे में पता उसी वक्त चल गया था जब इन दोनों चार्जेस की नेचर के बारे में पता चल गया था। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ये अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ये रिपेल भी कर सकते हैं। लेकिन इस को तकवीयत का तब मिली, यानी ये तब ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को समझ आया जब इस फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में भी पता चला लिया गया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया, लेकिन कूलम ने इस फोर्स को फाइंड किया और इस वजह से चार्जेस के दरमियान में फोर्स को कूलम फोर्स का नाम भी दिया जाता है। इसने अपने नाम से ही एक लॉ बनाया जिस लॉ का नाम था कूलम लॉ। तो कूलम लॉ क्या बताता है हमें? कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ के मुताबिक दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, ये दोनों में से कोई एक भी हो सकती है, वो चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम कहते हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to product of magnitude of charges। चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो फोर्स होती है। यहां पे ये बात समझना बहुत अहम है कि चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा है। इसका मतलब ये है कि अगर दो चार्जेस हैं 10 कूलम और 2 कूलम, तो फोर्स 10 और 2 पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि इनका प्रोडक्ट जो 20 आएगा उसके ऊपर फोर्स डिपेंड करेगी। यानी
जो 2 कूलम वाला चार्ज है वो भी उतनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उतनी ही फोर्स लगाएगा जितना कि 10 कूलम वाला लगा रहा है, बिकॉज ये फोर्स म्यूचुअल फोर्स होती है, यानी बाहमी फोर्स होती है। अगर एक चार्ज भी इसमें से खत्म हो जाए तो फोर्स खत्म हो जाएगी। इस वजह से इस फोर्स को म्यूचुअल फोर्स का नाम दिया जाता है और ये दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पर यानी एक सिंगल वैल्यू पर डिपेंड करती है, जो प्रोडक्ट का आंसर आ रहा हो। ये अलग अलग दो चार्जेस के ऊपर उनकी अलग अलग मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती। यानी अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाए कि एक चार्ज 10 कूलम, एक चार्ज 2 कूलम का है, कौन सा ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो हरगिज ये नहीं कहना कि 10 कूलम वाला ज्यादा लगाएगा, यानी वो ज्यादा मैग्नीट्यूड रखता है, नहीं। क्योंकि ये फोर्स म्यूचुअल फोर्स है तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 20 पर डिपेंड करेगी। 2 कूलम वाला भी 20 के ऊपर ही डिपेंड करेगी उसकी फोर्स भी, और 10 कूलम वाले चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो भी इसी 20 पर डिपेंड करेगी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने जहन में इस तरह से बिठाइए कि हमारे पास म्यूचुअल फोर्स का कॉन्सेप्ट है जो कि कूलम फोर्स है। फिर बेटे दूसरी बात इसके अंदर हम लिखते हैं कि दिस म्यूचुअल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square of distance between two charges। उन दो चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये फोर्स होगी। दो पॉइंट यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कूलम लॉ की एप्लीकेशंस के अंदर आपको जाकर काम आएंगे। पहली बात कि दिस फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, तो हम इसमें इस चीज को लिख भी लेते हैं। नंबर 1, दिस इज अ म्यूचुअल फोर्स म्यूचुअल फोर्स बोलते हैं जितना पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा उतना ही दूसरा चार्ज पहले चार्ज पे फोर्स लगाएगा। ऐसी फोर्स का नाम हम म्यूचुअल फोर्स रख लेते हैं। नंबर 2, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कूलम लॉ इज एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस। तो ये पॉइंट चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल है। कूलम्स लॉ applicable for point charges। पॉइंट चार्जेस किसको बोलते हैं? पॉइंट चार्जेस बोला करते हैं ऐसे चार्जेस जिनका साइज चार्ज के दरमियान डिस्टेंस की निस्बत जो है वो कम हो, तो ऐसे चार्जेस को पॉइंट चार्ज का नाम दिया करते हैं। मसलन हमारे पास एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। इन दोनों के साइज मौजूद है, लेकिन इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इनके साइज की निस्बत भी ज्यादा है। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ चार्ज, या साइज ऑफ चार्ज इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो हम उस ऐसे चार्जेस को पॉइंट चार्जेस का नाम देंगे और पॉइंट चार्ज के ऊपर कूलम लॉ एप्लीकेबल होगा। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे? मैथमेटिकल फॉर्म। अब जो कि बाहमी फोर्स है, तो जितना पहला चार्ज दूसरे पर उतना ही, ये चीज हम प्रूव भी करेंगे। तो हम इसकी एक फोर्स की बात करते हैं जो कि म्यूचुअल फोर्स है। दिस म्यूचुअल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2 इनका प्रोडक्ट जो है वो इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। नंबर 2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो R डिस्टेंस था बिटवीन टू चार्जेस, तो उनके स्क्वायर के ऊपर
उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने कह दिया। अब फिर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। अगर प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो हम कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहां पर लगाया जाने वाला कांस्टेंट K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर के बराबर आ गया। यह हमारे पास कूलम लॉ का जो फाइनल रिलेशन है वो आ जाता है। अब K की वैल्यू कूलम असाइन हमें करता है, कूलम कहता है कि K इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Here epsilon naught is permittivity of free space। परमिटिविटी को इनिशियल तौर पर, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हम इस तरह से इसको समझ लेते हैं कि परमिटिविटी वो रुकावट है जो फोर्स के रास्ते में आनी है जब फोर्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक जाएगी। चूंकि ये फोर्स एक डिस्टेंट फोर्स है, एक दूसरे चार्जेस ने एक दूसरे के साथ कोलिजन के दौरान फोर्स नहीं लगानी बल्कि डिस्टेंस पर मौजूद होते हुए ये फोर्स लगनी है, तो रास्ते में जो एयर या फ्री स्पेस ने जो रुकावट डालनी है उसे हम परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट के साथ शो करते हैं। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसके अगर हम यूनिट्स देखें तो पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इसके यूनिट्स आ जाएंगे। अब इसकी वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें 4, पाई की वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये वाली पुट करें तो कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू बेटे 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसके यूनिट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इस फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले आने वाले लेक्चर के अंदर हम इसकी वेक्टर नोटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो इंशाल्लाह जानेंगे।